बेटा बेटर बन जाती है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या बन जाती है? बेटर बन जाती है। हम कहते हैं बेटा पहला मेथड जो हम इस्तेमाल करते हैं यहां पे, उसको हम बेटा कहते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है बेटा। पहला मेथड जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है बेटा ऑब्जर्वेशन मेथड। ये इंग्लिश है। अच्छा ठीक, मैं उसको बोला सायरा आई तो बोला बस मैं डॉक्टर के पास गई। सोशियोलॉजी के लिए। हाँ मैंने बोला आपको, उसने बोला कोई बात नहीं, मैं आज बात करके देखती हूँ। ठीक है, क्योंकि उसके बाद मेरी क्लास है, मैंने वो कंफर्म किया, फिर आप अलग से वो मैं आपको करा दूंगा, आप वो करो पहले। आप कुछ कर रहे हो? ये है 11th है ना, एजुकेशनल साइकोलॉजी। 11th एजुकेशन, 11th एजुकेशन हम पढ़ रहे हैं, लेसन नंबर 6, ठीक है। तो हम कहते हैं बेटा ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन का मेथड का मतलब क्या है? जब हम ऑब्जर्व करते हैं, किनको ऑब्जर्व करते हैं? बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं। अब देखिए बेटा इस मेथड का यहाँ इस्तेमाल कैसे होता है। आपको बेटा मालूम है यह क्या लगा है, यह आप सब जानते हो। यह आप कभी कभार क्लास के अंदर हिडन कैमरा होता है जो कोई नहीं जानता, जो आप देखिए बेटा पहले मैं आपको समझाऊं ऑब्जर्वेशन क्या होता है। आपका ये क्लास है, क्लास के अंदर 3 बच्चे कंटिन्यूअसली डिस्टर्ब कर रहे हैं। 3 बच्चे, कितने बच्चे? इन 3 बच्चों की वजह से बाकी बच्चे भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब मेरे पास बच्चे आए, मैं सुपरवाइजर हूं, सर हमारे क्लास में 3 बच्चे हैं जो कंटिन्यूअसली क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। जो कंटिन्यूअसली किसको डिस्टर्ब कर रहे हैं? क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो मैं क्या काम करता हूं? मैं बेटा कैमरा का फोकस उन 3 पे करवाता हूं। मैं बेटा कैमरा का फोकस किन पे करवाता हूं? मैं देखता हूं ड्यूरिंग क्लास वर्क इनकी एक्टिविटीज कैसी है। उसके बाद मैं इनको बुलाता हूं, मैं इनको बोलता हूं आप क्यों क्लास को डिस्टर्ब करते हैं? ये कहते हैं सर हम क्यों, कहाँ करते हैं? मैं इनको कैमरा दिखाता हूं, ये आप क्या कर रहे थे? तो बेटा इससे क्या होता है, इनका बिहेवियर क्या सुधर जाता है। खाली इन्हीं का नहीं, पूरे क्लास का। ये जब क्लास में वापस आते हैं ये आपको क्या बोलते हैं? सर कैमरा पे सारा देख रहा है, हमें सारा दिखा। आप क्लास में डिस्टर्ब करने से पहले 1000 बार सोचते हो। जिस तरह इन तीनों को पकड़ा गया हमें भी पकड़ा जाए। ये हुई एक किस्म की ऑब्जर्वेशन जो हमने किससे की। दूसरा बेटा मैंने क्लास में इस लड़की को बोला शाजिया किसी को नहीं बोलना, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ, क्लास में जो भी इलीगल एक्टिविटी करेगा आपको मुझे बोलना है। ना मैं किसी को बोलूँगा मुझे किसी बच्चे ने बोला, ना आप किसी को बोलना, सर ने मुझे जिम्मेदारी रखा। जिस तरह बेटा आपका क्लास का सीआर होता है, मतलब जो आपके क्लास मॉनिटर होता है, जिस तरह वो होता है, उसको भी क्या करना होता है? ऑब्जर्व। मतलब कब टीचर नहीं आया क्लास में, या क्लास में आपको उसको टीचर बोलता है बेटा सुनाओ इस लाइन को, या उसको टीचर बोलती है कॉपीज कलेक्ट करके लाओ सब। आप उसको अपनी जगह बोलते हो मेरे पास कॉपी नहीं है, टीचर को नहीं बोलना। वो कहता है मुझे जवाब देना है, कल को टीचर मुझे पकड़ेगी, वो बोलेगी अगर इसने आपको कॉपी नहीं दी आपने क्यों नहीं बोला। ठीक है, उसी तरह बेटा ये इस सीआर का काम क्या होता है? ऑब्जर्वेशन करना। उसी तरह इसका कैमरा का काम क्या होता है बेटा? ऑब्जर्वेशन करना। हम कहते हैं बेटा ये जो ऑब्जर्वेशन है इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड फॉर द स्टडी ऑफ बिहेवियर। ये एक ओल्डेस्ट मेथड है बिहेवियर स्टडी करने के लिए। और बेटा इसको हम क्या कहते हैं? इट इज यूज्ड फॉर स्टडी बिहेवियर। इट इज यूज्ड फॉर स्टडी बिहेवियर। इसको हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। और इसको क्या कहा जाता है? इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड टू स्टडी बिहेवियर, बिहेवियर स्टडी करने के लिए। मगर बेटा
ये वो मेथड है जिससे हम खाली क्या स्टडी करते हैं, इट इज ओनली यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ overt, OVERT, overt or external behavior, overt or external behavior, overt or external behavior। ये वो मेथड है जिसमें हम खाली एक्सटर्नल बिहेवियर स्टडी करते हैं। अगर बच्चे के अंदर इंटरनल प्रॉब्लम है वो हम स्टडी बिहेवियर दो किस्म का होता है, ओवर्ट एंड कोवर्ट। ओवर्ट का मतलब है बेटा एक्सटर्नल बिहेवियर, जैसे ये लड़की क्लास में आई, अगर एक कोई हरकत करेगी उसको मैं देख सकता हूं, मगर इस लड़की के दिमाग में क्या है, अगर इस लड़की के दिमाग में कोई प्रॉब्लम है जिससे ये स्टडी नहीं कर पा रही है, उसको मैं इससे स्टडी, मैं खाली इससे क्या कर सकता हूं स्टडी, एक्सटर्नल बिहेवियर। मतलब मैं बोलूंगा ये क्लास में नहीं लिखती है, एक्सटर्नल बिहेवियर। मैं बोलूंगा इसको क्लास में तवज्जो नहीं है, एक्सटर्नल बिहेवियर। मगर क्यों तवज्जो नहीं है, अगर माइंड में कोई प्रॉब्लम है वो मैं कैसे स्टडी करूंगा। इसीलिए बेटा ये किसके लिए हम स्टडी करते हैं, एक्सटर्नल बिहेवियर के लिए। उसको हम कहते हैं बेटा ओवर्ट बिहेवियर भी, ठीक है। और बेटा हम कहते हैं इस मेथड में क्या होता है, 2 or more persons are involved in this method, in this method 2 or more persons, 2 or more persons, 2 or more persons are involved, or involved, or involved, 2 or more persons are involved। उसके बाद बेटा 2 या 2 से ज्यादा इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसके अंदर हम दो पर्सन को आपको बेटा इसके अंदर याद रखना है। पहला वो पर्सन जो ऑब्जर्वेशन करता है उसको हम कहते हैं ऑब्जर्वी। उसको हम क्या कहते हैं बेटा, जैसे आपका क्लास मॉनिटर है, उसको टीचर ने जिम्मेवारी रखी है, क्लास में जो जो शोर करेगा उसका नाम बोर्ड पे लिखो, क्लास में जिसके पास कॉपी नहीं है उसका नाम लिखो, क्लास में जिसको लर्न नहीं है उसका नाम लिखो। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑब्जर्वी। और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर। वही हम देखेंगे। द एक्सपर्ट जो बेटा क्या होता है, एक्सपर्ट, द एक्सपर्ट who notice or interprets, who notice or interprets, who notice or interprets, जो नोट करता है, जो इंटरप्रेट करता है। द बिहेवियर who notice or interprets the behavior is called observer। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑब्जर्वर। जैसे एग्जांपल हम देंगे, क्लास के अंदर सुपरवाइजर है, क्लास के अंदर सीआर है, क्लास मॉनिटर है, उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वर। एंड अबाउट होम, एंड अबाउट होम, एंड अबाउट होम, एंड अबाउट होम द इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड, द information is collected, and about whom the information is collected। और बेटा जिसके मुतालिक अब इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है is called observee, is called, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑब्जर्वी या सब्जेक्ट। ऑब्जर्वी और सब्जेक्ट, ऑब्जर्वी और सब्जेक्ट। या तो बेटा उसको ऑब्जर्वी कहते हैं या तो बेटा उसको सब्जेक्ट कहते हैं। मतलब जिसके मुतालिक हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, जो कर रहा है उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वर, जिस पे हम कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वी और सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हम बेटा ऑब्जर्वेशन में देखते हैं। हम कहते हैं ये एक पुराना मेथड है जिससे हम स्टडी करते हैं बिहेवियर। मगर बेटा यहां आपको याद रखना है, खाली वो बिहेवियर जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल, इंटरनल बिहेवियर स्टडी नहीं करता है। और बेटा इस मेथड के अंदर 2 या 2 से ज्यादा पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। वो पर्सन जो ऑब्जर्वेशन करेगा उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वर,
वो पर्सन जिस पे ऑब्जर्वेशन होगी उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट या ऑब्जर्वी, ठीक है। उसके बाद हम बेटा कहते हैं ऑब्जर्वेशन हम कैसे करते हैं। स्टेप्स इन्वॉल्वड इन ऑब्जर्वेशन, स्टेप्स इन्वॉल्वड इन ऑब्जर्वेशन, स्टेप्स इन्वॉल्वड इन ऑब्जर्वेशन, स्टेप्स इन्वॉल्वड इन ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन हम कैसे करते हैं, किन किन स्टेप्स में करते हैं। पहला स्टेप प्लानिंग। ऑब्जर्वेशन करने से पहले हम बेटा क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन क्या होनी चाहिए, सिस्टमैटिक, ऑर्डर्ड एंड प्लान्ड। मतलब बेटा आपको मालूम है ऑब्जर्वेशन में हमेशा आपका टॉपिक डिफरेंट होगा। आपका टॉपिक क्या होगा, कभी क्लास में शोर पे ऑब्जर्वेशन करनी है, कभी क्लास पे परफॉर्मेंस पे ऑब्जर्वेशन करनी है, कभी क्लास के अंदर ये देखना है वीक स्टूडेंट्स में क्या प्रॉब्लम है। इसीलिए ऑब्जर्वेशन जो होती है ये क्या होती है, सिस्टमैटिक, ऑर्डर्ड एंड प्लान्ड। सिस्टमैटिक, ऑर्डर्ड एंड प्लान्ड। क्योंकि बेटा हर किसी ऑब्जर्वेशन के लिए हमें प्लान करना है। ऑब्जर्वेशन के रिगार्डिंग अलग अलग टॉपिक्स हो सकते हैं। मतलब कभी हमें क्लास परफॉर्मेंस पे करनी है, कभी हमें क्राउडिंग के लिए करनी है, ठीक है। इसीलिए सिस्टमैटिक मतलब एक प्रॉपर सिस्टम, स्टेप वाइज, ऑर्डर्ड एक प्रॉपर ऑर्डर के साथ, एंड प्लान्ड। तो पहले हम प्लानिंग में यही चीजें देखते हैं। हम प्लानिंग क्यों करते हैं बेटा, क्योंकि हमारी ऑब्जर्वेशन क्या होनी चाहिए बेटा, स्टेप वाइज। हमारी ऑब्जर्वेशन क्या होनी चाहिए बेटा, ऑर्डर के हिसाब से। और हमारी ऑब्जर्वेशन कैसे होनी चाहिए, प्लान के हिसाब से। बेटा प्लान क्यों बनाना है, ऑब्जर्वेशन के रिगार्डिंग। अगर मुझे कंप्लेंट आई है इस क्लास में बच्चे शोर करते हैं, क्लास के दौरान वो अटेंटिव नहीं, मैं प्लान बनाऊंगा। मैं यहाँ पे एक टीचर को सिलेक्ट करूंगा, उसको मैं बोलूंगा आपको क्लास में नजर रखनी है, कौन कौन सा बच्चा ऐसा है जो क्लास के अंदर शोर करता है, या गर्ल्स में से एक गर्ल की रेस्पॉन्सिबिलिटी और बॉयज में से एक बॉय की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आप मुझे रिपोर्ट देंगे ड्यूरिंग क्लास वर्क कौन सा बच्चा ऐसा है जो क्लास की तरफ तवज्जो नहीं दे रहा, कौन सा बच्चा ऐसा है जो बाकियों को डिस्टर्ब कर रहा है। उसी के रिगार्डिंग बेटा हम क्या करेंगे, प्लानिंग। यह पहला स्टेप इसमें। दूसरा स्टेप बेटा डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन। डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन, डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन, डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन, डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन। दूसरा स्टेप, यहां पे मुझे डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन किसको देनी है बेटा, जो मैंने कंसर्न सुपरवाइजर बनाया है, जो मैंने कंसर्न टीचर बनाया है, उसको मुझे देनी है डिटेल्ड क्या, इंस्ट्रक्शन। आप सुपरविजन कैसे करोगे, मिसाल के तौर पर मुझे कंप्लेंट आई है 4 बच्चों, सुपरविजन भी किनका होना चाहिए, इन्हीं 4 बच्चों का। मुझे मैं पूरे क्लास की आई है, या मुझे आई है कंप्लेंट क्लास में शोर होता है, तो ऑब्जर्वेशन भी किसके रिगार्डिंग होनी चाहिए, शोर को करना है, हमें मत बाकी देखना है। मुझे डिटेल ये इंस्ट्रक्शन देनी है क्लास में वीक बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे, फोकस किस पे करना है, वीक बच्चों। तो यहाँ पे डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन किनको देनी है, ऑब्जर्वर्स को। आपको ऑब्जर्वेशन किस पे करनी, कैसे करनी, ठीक है बेटा। तो यहाँ हम उनको क्या देते हैं बेटा, डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन। डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन, it is given to observers। किनको ये देते हैं बेटा, it is given to observers। ये बेटा दी जाती है observers को in simple language, in simple language, in order to make
better observation, in order to make better observation, ताकि ये क्या कर सके बेटा, better observation कर सके, in order to make better observation. जो in order to make better observation. उसके बाद बेटा तीसरा जिसको हम कहते हैं accurate recording, accurate recording. Accurate recording of accurate recording. Accurate recording. आप तभी किसी बच्चे को ब्लेम करोगे आप शोर करते हो या आपकी परफॉर्मेंस वीक है जब आपके पास क्या होगा बेटा, सबूत. वो आपको बोलेगा सबूत दिखाओ. अगर मेरे बच्चे ने गलती की है आपके पास क्या प्रूफ है, आप मुझे सबूत दिखाओ. इसीलिए बेटा हमें यह क्या करनी है, एक्यूरेट रिकॉर्डिंग. देखिए बेटा एक्यूरेट रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है. अगर इन दोनों लड़कियों ने गलती की, हमने इन दोनों पे ऑब्जर्वेशन की, रिकॉर्ड भी किसका बिहेवियर करना है, इन दोनों की. अगर इन दोनों ने गलती की है, रिकॉर्ड किसका बिहेवियर करना है, इन दोनों का, पूरे क्लास का. इसीलिए हम कहते हैं बेटा यहाँ एक्यूरेट रिकॉर्डिंग. एक्यूरेट रिकॉर्डिंग का मतलब ही है यही. द ऑब्जर्व्ड फैक्ट्स आर, यहां पे हम क्या देखते हैं, द ऑब्जर्व्ड फैक्ट्स आर, द ऑब्जर्व्ड फैक्ट्स आर carefully, the observed facts are carefully, objectively, accurately and immediately recorded during the observation. Recorded during the observation. Recorded during the observation. Recorded during the observation. Observation के दौरान बेटा हमें इनको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है. ठीक है बेटा. In order to make better result of observation. In order to make better result of observation. In order to make better result of observation. ताकि बेटा हमारी ऑब्जर्वेशन का क्या निकले, बेटर रिजल्ट. ठीक है बेटा, अच्छा रिजल्ट. इसीलिए बेटा हम कहते हैं केयरफुली, ऑब्जेक्टिवली, एक्यूरेटली एंड इमीडिएटली. कोई भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए. उसके बाद बेटा हम कहते हैं चौथा स्टेप हम यहां पे क्या करते हैं, स्पेसिफिक वेरिएबल्स. स्पेसिफिक वेरिएबल्स. स्पेसिफिक वेरिएबल्स. मतलब बेटा ऑब्जर्वेशन और स्पेसिफिक इन नेचर. There are different topics for at different times for observation. मतलब बेटा यहाँ पे हमें क्या चूज करना है, स्पेसिफिक वेरिएबल. मैं एक ही बार क्लास के अंदर सारी ऑब्जर्वेशंस नहीं कर सकता हूँ. मुझे शोर जब बच्चे करेंगे उसके लिए एक ऑब्जर्वेशन, क्लास में बेटा बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं उसके लिए दूसरी ऑब्जर्वेशन, क्लास में बेटा बच्चे बाकियों को डिस्टर्ब कर रहे हैं तीसरी ऑब्जर्वेशन. इसीलिए बेटा हम कहते हैं स्पेसिफिक वेरिएबल. ओनली द स्पेसिफिक and defined variables
and defined variables, only the specific and defined variables are to be observed, हमें सारी चीजें ऑब्जर्व नहीं करनी है, खाली वही चीज ऑब्जर्व करनी है जो हमें बताया गया है, खाली वही चीज हमें ऑब्जर्व करनी है जो हमें बताया गया है। जो प्रॉब्लम है, कभी एक प्रॉब्लम हो सकती है, कभी दूसरी, इसीलिए बेटा स्पेसिफिक वेरिएबल। उसके बाद बेटा ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन हमें क्या काम करना है बेटा, मतलब बेटा ऑब्जर्वेशन के लिए हमें क्या काम करना है, मैनेजमेंट ऑफ टाइम, मैनेजमेट ऑफ टाइम, मतलब कितने टाइम में ऑब्जर्वेशन हो सकती है उतना ही टाइम। मिसाल के तौर पर क्लास आपका कितने टाइम का होता है, 30 मिनट्स का होता है बेटा, अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट्स भी। तो बेटा इसी क्लास के अंदर हमें क्या करनी है, ऑब्जर्वेशन। तो हमारे पास कितना टाइम है, 45 मिनट्स, इसीलिए टाइम की क्या करनी है, मैनेजमेंट करनी है, मतलब इन 40 मिनट से ज़्यादा आपको टाइम नहीं लेना है। और बेटा यहाँ हम क्या कहते हैं बेटा, टेम्पोरल अरेंजमेंट इज मेड, ठीक है बेटा, टेम्पोरल अरेंजमेंट इज मेड, मतलब बेटा इस टेम्पोरल अरेंजमेंट का मतलब यहाँ क्या है, टेम्पोरल अरेंजमेंट, टेम्पोरल अरेंजमेंट इज मेड, टेम्पोरल अरेंजमेंट इज मेड, ठीक है बेटा। ये टेम्पोरल अरेंजमेंट का मतलब क्या है बेटा, यहां पे मतलब ये है, फॉर ईच ऑब्जर्वेशन देयर इज, फॉर ईच ऑब्जर्वेशन देयर इज ए फिक्स्ड टाइम पीरियड, फॉर ईच ऑब्जर्वेशन, फॉर ईच ऑब्जर्वेशन there is a fixed time period, there is a fixed time period। बेटा हर किसी ऑब्जर्वेशन के लिए क्या होना चाहिए, फिक्स्ड टाइम पीरियड, मतलब हमें पहले ही टाइम देना है ऑब्जर्वर को, इतने टाइम में आपकी ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए, इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं लेना है। इसको हम बेटा कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ टाइम। उसके बाद है बेटा 6th स्टेप, एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स, एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स। हमने जो बेटा फैक्ट्स रिकॉर्ड किए हैं उनकी हमें क्या करनी है बेटा, क्या करनी है बेटा, एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स इन ऑर्डर टू मेक रिजल्ट, in order to make result, in order to make result of observation। बेटा क्यों एनालिसिस करनी है, ताकि हम बेटा ऑब्जर्वेशन का क्या बनाए, रिजल्ट बनाए। उसके बाद बेटा लास्ट स्टेप इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन। अब हम बेटा इंटरप्रेट करेंगे रिजल्ट, मतलब क्या रिजल्ट निकला, हम बच्चों को बुलाएंगे ऑफिस के अंदर और काउंसलिंग करेंगे, या बच्चे के पेरेंट्स को बुलाएंगे उनको काउंसलिंग करेंगे। आपका बच्चा कंटिन्यूअसली प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जब उनके पास हम सबूत रखेंगे, देखिए आपका बच्चा क्लास आवर्स के दौरान क्या कर रहा है, तो बच्चा मजबूर हो जाएगा सुधरने पे, उसको पेरेंट्स भी बोलेंगे, स्कूल भी वार्निंग देंगे, उसको अभी तक लगता था मुझे कोई देखने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ बेटा इंटरप्रिटेशन में हम क्या करेंगे, एन एक्यूरेट एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ रिजल्ट, एन एक्यूरेट एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन of result, an accurate and critical examination of result of pupil's observation, of आइए बेटा, of आइए बेटा pupil's observation। तो बेटा यहां पे क्या होगा, यहां पे हम इंटरप्रेट करेंगे अब क्या रिजल्ट निकला हमें ऑब्जर्वेशन करने का,
क्या रिजल्ट निकला हमें ऑब्जर्वेशन। तो ऐसे हम ऑब्जर्वेशन बनाते हैं, ऐसे हम ऑब्जर्वेशन प्रेफर करते हैं। ठीक है बेटा, पहले प्लानिंग। बेटा क्या प्रॉब्लम है, फिर बेटा फोन ऑफ रखो अपना। तो हम कहते हैं बेटा, पहला हमने कहा प्लानिंग, उसके बाद हमने कहा डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन, उसके बाद हमने कहा एक्यूरेट रिकॉर्डिंग, उसके बाद हमने कहा स्पेसिफिक वेरिएबल, उसके बाद हमने कहा मैनेजमेंट ऑफ टाइम, और उसके बाद बेटा हमने क्या कहा, एनालिसिस ऑफ फैक्टर्स एंड इंटरप्रिटेशन। तो बेटा इन 7 स्टेप्स में हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है बेटा, इन 7 स्टेप्स में हम क्या करते हैं बेटा, ऑब्जर्वेशन। अब देखिए बेटा, ऑब्जर्वेशन के बहुत सारे टाइप्स हैं, मगर 4 टाइप्स ऐसे हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला टाइप है नेचुरलिस्टिक वर्सेस कंट्रोल्ड, दूसरा टाइप है बेटा पार्टिसिपेंट वर्सेस नॉन पार्टिसिपेंट। ठीक है बेटा, मिसाल के तौर पर अगर मुझे इस क्लासरूम के अंदर ऑब्जर्वेशन करनी है, मुझे यहाँ पे कोई कंडीशन सेट नहीं करनी है, मैं नॉर्मल एनवायरनमेंट में यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कर सकता हूँ। दिस इज कॉल्ड नेचुरलिस्टिक, जहाँ पे हमें कोई चीज बदलनी नहीं पड़ेगी, जहाँ पे हमें कोई चीज बदलनी। मगर अगर हमें साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन करनी है, अगर हमें हॉस्पिटल के अंदर ऑब्जर्वेशन करनी है, वहां पे हमें कंडीशंस बदलनी पड़ती है। वहां पे हमारे रूम के अंदर पर्दे होने चाहिए, वहां पे एक प्रॉपर टेबल होना चाहिए। क्यों? डॉक्टर को ऑब्जर्वेशन करनी है। ठीक है, इसी तरह बेटा हम कहते हैं पार्टिसिपेंट वर्सेस नॉन पार्टिसिपेंट। एक होता है आप भी ऑब्जर्वेशन का पार्ट बनते हो, इट इज कॉल्ड पार्टिसिपेंट। आप सारे बच्चों को मालूम है यहाँ क्या लगा है, क्या लगा है, इससे आपको क्या क्या मिलता है बेटा, इससे आपको ये एरिया मिलता है, हमें ऑब्जर्व किया जा रहा है। क्यों? कैमरा लगा के है। दिस इज कॉल्ड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, बिकॉज ऑल ऑफ यू, आप सबको मालूम है हमें ऑब्जर्व किया जा रहा है। आप सारे किसके पार्ट बनते हो इस टाइम, ऑब्जर्वेशन के पार्ट। आप सबको मालूम है यहाँ कैमरा लगा के है, हमें ऑब्जर्व किया जा रहा है। दिस इज कॉल्ड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जहां पे एक ऑब्जर्वी और ऑब्जर्वर दोनों को मालूम है ऑब्जर्वेशन हो रही है, इसको हम कहते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। दूसरा बेटा, यहां पे सर इस बोर्ड के पीछे कैमरा लगेगा, हिडन कैमरा, जो आपको नजर, आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है मगर आपको मालूम ही नहीं है। या सर रखेंगे इस लड़के को जिम्मेदारी, या आपको रखेंगे जिम्मेदारी, क्लास में जो जो बच्चा शोर करेगा आप उसका नाम लिखो, मगर ना क्लास को बताएगा ना आपको बताएगा, खाली आप और सर जानते हो। जिस तरह क्लास मॉनिटर को बोला जाता है आप क्लास के अंदर उन बच्चों का नाम लिखो जो क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, उन बच्चों का नाम लिखो जो सबसे ज्यादा शोर करते हैं। ठीक है बेटा, उसी तरह सर हिडनली ये इंफॉर्मेशन गेन करेगा। मतलब यू कैन नॉट बिकम द पार्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, दिस इज कॉल्ड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। जहां पे आप पार्टिसिपेंट, जहां पे आपको मालूम नहीं है हमें ऑब्जर्व किया जा रहा है। आप घर से निकलते हो ट्यूशन के लिए, आप ट्यूशन नहीं आते हो, मगर जिस दिन घर वालों को शक होता है आपके पीछे, वो आपके भाई को लगा देते हैं। जरा आप देखो, आपकी बहन ट्यूशन जाती है या किसी शॉपकीपर को बोलते हैं, आप देखना हमारी बेटी या हमारा बेटा वहां से ट्यूशन जाता है, तो बेटा वो क्या कराते हैं, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जहां आपको मालूम नहीं होता है हमें ऑब्जर्व किया जा रहा है। दिस इज कॉल्ड नॉन पार्टिसिपेंट, जहां आप पार्टिसिपेंट ही नहीं हो, जहां आपको मालूम भी नहीं है हमें ऑब्जर्व किया जा रहा है या नहीं जा रहा है। इसीलिए बेटा हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड सबसे ज्यादा स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में इस्तेमाल होती है। इवन हमारे घर के अंदर भी ऑब्जर्वेशन मेथड इस्तेमाल मामा कमाल उठाती है। ये मां अंदर की फोन चलावा